हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य एशिया से भारत के संपर्क के जो प्रभाव हुए। उससे पहले थोड़ा सा पीछे देखने की कोशिश करते हैं जो हमने पढ़ा था। देखिए, 16 महाजनपदा में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है वो कौन है? आप भी जानते हो, मगध साम्राज्य है ना। मगध साम्राज्य, प्राचीन मगध की अगर हम बात करें, उसकी नींव किसने डाली थी? बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश भी बोलते हैं। और बृहद्रथ वंश जो था, उसकी जो राजधानी थी वो थी वसुमती। वसुमती वो इसलिए कि वसु उनके पिता का नाम था। सबसे प्रतापी राजा जो होता है वो होता है जरासंध। और जरासंध की हत्या कौन करता है? उसको मारता कौन है? भीम। किसके? कृष्ण के आदेश पर। ठीक है। और आखिरी जो अंतिम शासक होता है वो होता है रिपुंजय। उसकी हत्या पुलिक करता है जो कि उसका मंत्री होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में कौन कौन आया? हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, काकवर्ण है ना। फिर उसके बाद आता है नंद वंश आता है। तो इन वंशों को देखेंगे। फिर उसके बाद नंद वंश का नाश करके कौन आता है? मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य उसकी नींव डालते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमने पीछे का रिकॉल किया, जरूरी भी था। तो हर्यक वंश की बात करें तो बिंबिसार ने इसकी क्या डाली? नींव डाली, है ना। बिंबिसार ने नींव डाली। अच्छा, ये जो हर्यक वंश है बिंबिसार, इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। बिंबिसार की हत्या इनका बेटा करता है, नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु, इसको हम कुड़िक नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? कुड़िक। अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा? उदयन ने की। और उदयन के 3 पुत्र हुए, आपको पता है। अनिरुद्ध हुए, है ना। और नागदशक हुए, मुंडक हुए। नागदशक इस वंश के आखिरी शासक है। नागदशक, इनकी हत्या कौन करेगा? शिशुनाग। और शिशुनाग वंश की नींव डालेगा। फिर आता है काकवंश, फिर आता है नंद वंश। नंद वंश की बात करें, महापदम नंद ने इस वंश की नींव डाली। पहला शूद्र शासक था। इसकी जो उपाधि थी एकराट, आपको याद ही रखना है। ठीक है। इनके 8 पुत्र हुए। सबसे जो नालायक था वो था धनानंद। इसके अंदर मतलब एक राजा की योग्यता का बिल्कुल ही अभाव था। इससे लोग भी, प्रजा भी परेशान थी। इसका नाश किया किसने? चाणक्य के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और आपको अच्छी तरीके से पता है, धनानंद को हराया। धनानंद से युद्ध होता है और इसको हराकर इसकी पुत्री दुर्धरा से शादी हो जाती है। फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर, जो कि पूर्वी सीरिया का शासक होता है, उससे भी युद्ध होता है 305 में। और जीत लेते हैं कंधार, हेरात और बलूचिस्तान वगैरह, है ना। संधि हो जाती है 303 में। और साथ ही उसकी पुत्री कार्नेलिया यानी कि हेलना से शादी हो जाती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और आपको पता है 500 हाथी भी ये बदले में देते हैं उन्हें। ठीक है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। फिर बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार, है ना। बिंबिसार हर्यक वंश में, और मौर्य वंश में कौन है? बिंदुसार है। बिंदुसार के बाद कौन आएगा? अशोका, है ना। और आखिरी शासक यहाँ भी बृहद्रथ है। ओके, तो ये मुझे पूरा बताना था। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई मध्य एशिया से भी लोग आते हैं। मतलब देखिए, जैसे हिंद यूनानी सबसे पहले आए, फिर आते हैं शक, फिर आते हैं पारसियाई पहलव, साथ में ही बोला जाता है कुषाण एंड हिंद सासानी। ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो मौर्योत्तर काल में देखिए, मौर्यों के बाद कौन आते हैं? शुंग वंश आएगा, फिर कर्ण वंश आएगा, और फिर दक्षिण में सातवाहन या फिर आंध्र, है ना। ये वंश आता है। तो ये पूरा एक आपको पिक्चर दिमाग में रखना है। अब आ जाइए मेन टॉपिक पे। मध्य एशिया से संपर्क का प्रभाव क्या हुआ? सबसे पहले हम आते हैं, टॉपिक क्या है हमारा? भवन और मृदुभांड। इनमें पकी, अब ये जो भवन और मृदुभांड थे, इसमें क्या यूज होता था? पकी ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में। जो फर्श बनाए जाते थे उसमें पकी ईंटों का, और खपरों यानी टाइल्स का प्रयोग छत और फर्श दोनों बनाने में होता था। छत और फर्श बनाने में टाइल्स का यूज होता था, और पकी ईंटों का प्रयोग होता था फर्श बनाने में। ठीक है। कुषाण काल का लाल मृदुभांड सादा और पॉलिशदार। जो कुषाण कालीन जो मृदुभांड है, रेड कलर वाला, लाल कलर वाला, वो सादा भी है और पॉलिशदार भी है, दोनों ही मिलेगा। और बनावट की अगर हम बात करें तो मध्यम और उत्तम दोनों ही मिलेंगे। ठीक है। मध्यम भी
मिलेगा और बहुत ही हाई फाई भी मिलेगा। बर्तनों में अगर बात करें फुहारे और टोटियों वाले पात्र भी मिले हैं, ठीक है। टोटी लगी होती है ना, जैसे आप घड़ा देखते होगे तो उसमें भी बाहर टोटी लगी रहती है ना, तो वही बात कर रहा है कि फुहारे वाला भी मिलेगा और टोटी वाले भी पात्र मिलेंगे। अब हम देखते हैं उत्कृष्ट अश्वरोही सेना। शक और कुषाणों के पास, ये जो शक है और जो कुषाण है, इनके पास अपनी लिखित भाषा और कोई सुव्यवस्थित धर्म नहीं था, पहली बात। इसीलिए उन्होंने संस्कृति के इन उपादानों को भारत से ही लिया, ठीक है। इनके पास खुद का नहीं था, ये चीज इन्होंने भारत से ही ग्रहण की। बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वरोही सेना और अश्वरोहण की परंपरा चलाई इन्होंने, कुषाणों और शकों ने। उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग जो आज लोग करते हैं, ये इन्हीं लोगों से सीखा है, कुषाण और शक से। तो उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया, ठीक है, जो हमें ईसा की दूसरी और तीसरी सदियों की बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देते हैं। शक, कुषाण विलक्षण अश्वरोही थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलक्षण अश्वरोही थे। इन्होंने पगड़ी, ट्यूनिक यानी जो कुर्ती होता है ना, पजामा और भारी लंबे जो कोट होते हैं वो, ठीक है, चलाए, जो आज भी अफगान और पंजाबी वगैरह जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है। तो अब आते हैं अगली बात पे। व्यापार और खेती की अगर हम बात करें इस काल के, तो भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से कहा जाता है कि भारी मात्रा में सोना मिला, ठीक है। क्या मिला? सोना, यानी कि गोल्ड मिला, ठीक है। भारत को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के जरिए भी कहा जाता है, ऐसा संभव है कि सोना मिला होगा, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के जरिए भी सोना मिला होगा। अब नेक्स्ट देखिए, कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। रेशम मार्ग पे कुषाणों का नियंत्रण था ही, है ना, जो कि इनका बड़ा आय सोर्स था। अगर इनके पास जो भी इनकम थी उसका सबसे बड़ा सोर्स जो था वो क्या था? ये जो रेशम मार्ग था उस पर इनका नियंत्रण। वहां से जो चुंगी उगाई जाती थी, मतलब जो व्यापारी आते थे उनसे जो टैक्स वगैरह लिया जाता था, वो बहुत ही बड़ा सोर्स था इनके इनकम का। तो व्यापारियों से उगाई गई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य स्थापित कर सके। अगर किसी को समृद्ध बनना है तो पैसे की तो नीड होगी ही, है ना, बिना पैसे के तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इनका जो पैसे का सोर्स था, आय का सोर्स था, इनकम का सोर्स था, वो ये रेशम मार्ग पर इनका जो कंट्रोल था वो था, ठीक है। भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले कौन थे? प्रथम शासक कुषाण ही थे, है ना। कौन थे? प्रथम शासक कुषाण ही थे। राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कुषाण राजाओं ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। महाराजा धीराज से ऐसा है कि भाई जो अनेक छोटे छोटे जो राजा थे ना, उनके राजा ये थे। अनेक छोटे छोटे राजाओं के राजा ये थे, तो इसीलिए इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। यानी अनेक राजाओं के राजा, अनेक छोटे छोटे राजाओं के राजा, और उनसे कर पाते थे और वो लोग इन्हें क्या करते थे? टैक्स देते थे। ये भी इनका कितना सोर्स था ना इनकम का, ठीक है। यह उपाधि, अब कहा जाता है कि ये जो इनकी उपाधि है ये इन्होंने चीनियों से ली थी, जो अपने राजा को क्या बोलते थे? स्वर्ग का पुत्र। क्या बोलते थे? स्वर्ग का पुत्र, ठीक है। स्मृतिकार मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो मनु ने कहा है कि राजा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर कोई राजा बनता है वो बहुत ही छोटा हो, ठीक है, उसकी एज ना हो, बच्चा ही क्यों ना हो, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मानव के रूप में देवता ही शासन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है राजा, इसलिए उनका आदर करना चाहिए। कुषाणों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली, अब ध्यान से सुनिए, राज्य शासन में इन्होंने क्षत्रप प्रणाली चलाई और साम्राज्य अनेक क्षत्रपियों में, क्षत्रप मतलब उपराज्यों में बांट दिया। और जो अलग अलग मतलब क्षत्रपियों में जब इन्होंने बांटा ना, तो हर एक जगह पे क्षत्रप को वहां पे नियुक्त किया, ठीक है।
एक एक क्षत्रप के शासन में उसे छोड़ दिया उसकी देखरेख के लिए, ठीक है। इस काल में हम पिता और पुत्र दोनों को एक ही समय संयुक्त रूप से शासन करते पाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, यूनानी शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे, और यूनानी भाषा में जो सेनानियों की नियुक्ति, जो सेनापति होता था, है ना, सेनापति, तो यूनानी भाषा में उसको स्ट्रेट गोस बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? स्ट्रेट गोस बोला गया है, स्ट्रेट गोस कहलाते थे, ये याद रखिएगा, ये कई बार टर्म्स पूछते हैं। अब भारतीय समाज में नए तथ्य जुड़े, उनको देख लेते हैं। यूनानी शक, पर्शियन और कुषाण भारतीय समाज में योद्धाओं के वर्ग में अर्थात क्षत्रिय वर्ग में ये गिने जाते हैं। और जो ब्राह्मणीय समाज है, वो इनको द्वितीय यानी कि दूसरे मतलब द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय कहता है, ठीक है, द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय कहलाते हैं ये। फिर आते हैं धार्मिक विकास की अगर हम बात करें तो कई विदेशी शासक वैष्णव संप्रदाय से आ गए और विष्णु के उपासक बन गए। वैष्णव यानी विष्णु, है ना, जैसे साउथ में विष्णु क्या बोलेंगे? अलवार ना, और जो शिव उपासक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नैनार बोलते हैं। तो विष्णु के उपासक हो गए। यूनानी राजदूत, अगर हम एग्जांपल देखें, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, आप इसका एमपी में देखें, हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश स्थित विदिशा में ईसापुर लगभग दूसरी सदी के मध्य वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ गया है, आगे भी संभावना है। प्रख्यात यूनानी राजा मीनांदर बौद्ध हो गया, और आपको पढ़ा चुकी हूं मैं, वीडियो देखिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मीनांदर और नागसेन के बीच में जो बातचीत होती है, प्रश्नोत्तर होता है, वो किसमें है? मिलिंद पन्हो, है ना। कुषाण शासक शिव बौद्ध दोनों हुए, जो कुषाण शासक हुए वो शिव और बौद्ध दोनों हुए। और आपको पता है कि कनिष्का की अगर हम बात करें, चौथी बौद्ध संगीति करवाता है, हीनयान महायान में जो है बढ़ जाता है उस वक्त जो बौद्ध धर्म है। और ना केवल यही बल्कि वो महायान को संरक्षण भी देते हैं, है ना। ओके, तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर दोनों के चित्र मिलते हैं, है ना, शिव और बौद्ध, तो क्वाइन से ही पता चलता है। बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ? देखिए, बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांस वगैरह खाते थे, जबकि ये बिल्कुल निषिद्ध था, है ना भाई। जहाँ पे सिर्फ अहिंसा की बात हो रही है, वहां पे क्या मतलब मांस वगैरह खाया जा सकता है? नहीं, अलाउड ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म ने क्या किया कि विदेशियों का, और ये कौन सा दो थे ना, हीनयान और महायान। जो हीनयान था ना, वो इनका बिल्कुल प्योर जो रूप था ना, पुराना वाला जो बुद्ध के समय का था वो था। और ये जो नया महायान था ना, ये इसको निकृष्ट भी बोल सकते, मतलब इसमें शराब और मांस ये सब कुछ अलाउड हो गया। ज्यादा बाद में तो इतना तक हो गया कि लोग अपने घर तक मतलब संघ को छोड़कर अपनी फैमिली में वापस आ गए, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। अब वे सोना चांदी छूने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे, ठीक है। वो हर चीज करने लगे जो बुद्ध ने मना की थी। अनुशासन इतना ज्यादा शिथिल हो गया कि कुछ भिक्षु संघ छोड़कर गृहस्थ लौट गए, ठीक है, लौट आए। यही नया रूप महायान कहलाया। और इस महायान को किसने संरक्षण दिया? कनिष्का ने, है ना। महायान के उदय होने का बौद्ध धर्म का जो पुराना शुद्धाचारी यानी प्यूरिटन संप्रदाय था, वो हीनयान कहलाया, है ना। समझ में आया? कनिष्क फोर्थ समिट करवाया था, कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में करवाया था, है ना। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि त्रिपिटक और बौद्ध साहित्य की पूरी तरीके से यहाँ व्याख्या की गई। हीनयान महायान संप्रदाय में ये बट गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो संस्कृत ग्रंथों में हमें ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी बहुत सारे यूनानी शब्द मिलते हैं। जैसे हम बात करें यूनानी शब्द की, तो जैसे होरोस्कोप है ना, तो संस्कृत में वो क्या बन गया? होरोशास्त्र बन गया, ठीक है, ऐसा बोला जाता हो गया, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र,
क्या अर्थ होता है इसका? फलित ज्योतिष शास्त्र। तो जो होरोस्कोप है वो होरोशास्त्र हो गया, जिसका अर्थ है संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र। यूनानियों से चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र में कोई भी महत्वपूर्ण चीज हमारे भारतीयों ने नहीं सीखी। ठीक है, यह तीनों शास्त्रों का विवेचन चरक संहिता, चरक ने लिखी है जैसा कि आप जानते हैं, और सुश्रुत ने की। ठीक है, इंपॉर्टेंट। रोगों के इलाज में प्राचीन वैद्य लोग औषधि पर पौधों पर ही निर्भर रहते थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहा गया। तो जो पौधे होंगे, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको औषधि बोला जाता है, और उससे जो मेडिसिन बनाई जाती है ना, उसको हम औषध बोलते हैं। ठीक है, उस पर मात्रा नहीं लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? औषध। ये हो गया मेडिसिन, और जहां पे मात्रा लगाएंगे हम, वो हो जाएगा। तो रोगों के इलाज में प्राचीन वैद्य जो थे वो पौधों पे ही निर्भर थे, और पौधों से ही मेडिसिन वगैरह बनाया जाता था, तो उसको हम बोलते थे औषधि। इससे बनी जो मेडिसिन होती थी वो क्या होती थी? मेडिसिन को औषध बोलते थे, और प्लांट्स को औषधि। अब एक चीज और देख लीजिए, सन 27 और 28 ईस्वी में रोमन सम्राट अगस्टस और सन 110-120 में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए थे। ठीक है, और इस समय कहा जाता है शीशे के भी काम बहुत बड़े पैमाने पर होते थे। ठीक है, तो और आर्ट एंड कल्चर हमने इसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके लिए मैं अलग से एक सीरीज चलाऊंगी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।